हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि कल के लेक्चर को आपने कम से कम 2 बार रिवाइज कर लिया होगा। उसमें से काफी सारी बातें आज के लेक्चर में भी आपको रिवाइज होंगी। मैंने कल भी कहा था कि इंडियन पॉलिटी एक ऐसा विषय है जहां पर अगर आप टॉपिक को इंटरलिंक करेंगे तभी आप पॉलिटी के अंदर बेहतर स्कोर कर पाएंगे और तभी आप एग्जाम में आपको कम से कम कंफ्यूजन रहेगी और आप पॉलिटी में सारे सवालों को ठीक कर कर आएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। आपने सुना होगा कि भारत के संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि भारत का संविधान उधार का संविधान है, कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बोरो किया हुआ है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ये सबसे बड़ी आलोचना मानी जाती है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरो कॉन्स्टिट्यूशन है, उधार का संविधान है। कुछ कहते हैं कि उधार लिए गए सिद्धांतों का थैला है। आखिर में ऐसा क्यों कहा जाता है कि भारत का संविधान उधार का संविधान है? ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारत के संविधान में अधिकांश प्रावधान हमने दूसरे देशों से ग्रहण किए हैं, कि हमने फंडामेंटल राइट अमेरिका से लिए, डीपीएसपी हमने आयरलैंड से लिए। तो अलग अलग देशों के संविधानों से हमने भारत के संविधान को अपनाया है। कई बार कहा जाता है कि भारत का संविधान बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव है, वृहद संविधान है, बड़ा संविधान है। शायद ही दुनिया का कोई ऐसा संविधान हो जो इतना बड़ा हो। क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारत का संविधान 60 से ज्यादा देशों के संविधानों को पढ़कर बनाया गया है। तो इसका मतलब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के स्रोत। यानी हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा प्रोविजन किसी दूसरे देश से ग्रहण किया है। सामान्यतः एग्जाम के अंदर बहुत कम बार ऐसा हुआ है कि सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से सवाल आया हो, लेकिन संभावना है कि 4 ऑप्शन दे देगा, 4 देशों के नाम दे देगा और दूसरी तरफ दे देगा प्रोविजन और आपसे कह देगा मैच द कॉलम बताइए। और इसको लेकर कई बार एग्जाम में कंफ्यूजन बहुत होता है, अरे ये वाला प्रावधान कहां से लिया है, ये कहां से लिया है। तो आज हम लोग उसी टॉपिक को डील करेंगे और यकीन मानिएगा आज के लेक्चर के बाद आपको सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला देश है ब्रिटेन, क्योंकि ब्रिटेन ने भारत में लंबे समय तक शासन किया। तो पहला सवाल है कि ब्रिटेन से हमने कौन कौन से प्रावधान लिए। सबसे पहली विशेषता जो हमने ली वो है पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदीय व्यवस्था। जब हमारे देश का संविधान बन रहा था उस समय कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेम मेकर, संविधान निर्माताओं के समय प्रकार के सिस्टम थे। एक अमेरिका का प्रेसिडेंशियल सिस्टम और दूसरा था पार्लियामेंट्री सिस्टम जो कि ब्रिटेन में पाया जाता है। संविधान सभा में इस बात को लेकर काफी विवाद हुआ कि हम किसको अपनाएं। आखिरी में हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया। पार्लियामेंट्री सिस्टम की सबसे मेन विशेषता क्या होती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब हम कहते हैं कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, मंत्री परिषद है, वो कलेक्टिवली लोकसभा यानी हाउस ऑफ पीपल के प्रति उत्तरदायी होगी। मंत्री परिषद का मतलब सरकार। सरकार को कौन चुनती है? जनता चुनती है। लोकसभा के प्रतिनिधियों को कौन चुनती है? सरकार चुनती है। लोकसभा में जिसे बहुमत मिलता है, मेजॉरिटी मिलती है, वही गवर्नमेंट बनाता है यानी मंत्री परिषद बनती है। यानी आप कह सकते हैं कि सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। पार्लियामेंट्री सिस्टम की सबसे मेन विशेषता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रेसिडेंशियल सिस्टम की सबसे मेन फीचर मानी जाती है स्टेबिलिटी, स्थायित्व। तो संविधान निर्माताओं के समय 2 ऑप्शन थे, आप स्टेबिलिटी को चुनते हैं या फिर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी या अकाउंटेबिलिटी को चुनते हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम मेकर ने यह तय किया स्टेबिलिटी की तुलना में अकाउंटेबिलिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी पर ज्यादा बल देना चाहिए। अब यहां पर बार बार 2 शब्द आ रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। कई बार इन दोनों शब्दों का उपयोग
पर्यायवाची यानी समानार्थक शब्दों के रूप में किया जाता है। देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी एक व्यापक अवधारणा है, अकाउंटेबिलिटी एक उसका हिस्सा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी के दो भाग होते हैं, पहला लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी और दूसरा मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसी को अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही कहा जाता है। तो ब्रिटेन से हमने कौन सा पहला प्रावधान लिया? संसदीय व्यवस्था। और संसदीय व्यवस्था की बहुत सारी विशेषताएं हैं लेकिन सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? उत्तरदायित्व। एक बार यूपीएससी के एग्जाम में सवाल आया था कि पार्लियामेंट्री सिस्टम की कौन सी फीचर है। 4 ऑप्शन दिए थे, चारों ही पार्लियामेंट्री सिस्टम यानी संसदीय व्यवस्था की विशेषताएं थी, लेकिन 4 में से एक ही चुननी थी। तो वो कौन सी होगी? अकाउंटेबिलिटी, जहां मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होती है। दूसरा प्रावधान हमने क्या लिया? राज्य अध्यक्ष का प्रतीकात्मक और नाममात्र का महत्व, नॉमिनल इंपॉर्टेंस ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट, यानी जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो नाममात्र के होंगे, वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री के पास होंगी, यानी जो राष्ट्र का मुखिया है वो केवल नॉमिनल हेड होगा। यह प्रावधान पार्लियामेंट्री सिस्टम की विशेषता है और यह प्रोविजन भी हमने ब्रिटेन से ही अडेप्ट किया। तीसरी विशेषता है विधायी प्रक्रिया, लेजिस्लेटिव प्रोसेस। विधायी प्रक्रिया का मतलब कानून बनाने की प्रक्रिया। विधायी प्रक्रिया के अंतर्गत 3 वाचन होते हैं, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग। तो कानून बनाने की जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है वो हमने ब्रिटेन से अडॉप्ट की है। ब्रिटेन का भारत में एक लंबे समय तक शासन रहा और एक लंबे समय तक शासन में हम पार्लियामेंट्री सिस्टम, लेजिस्लेटिव प्रोसेस के एक आदी हो चुके थे। हमें वो प्रक्रियाएं, वो प्रोसेस समझ में आने लगा था, इसलिए हमने ब्रिटेन से इन बातों को अडॉप्ट किया। अगला है एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप। हमारे यहां राज्यों की अलग से नागरिकता नहीं होती। अमेरिका में रहने वाला प्रत्येक सिटीजन अपने संघ का, अपने फेडरेशन का, पूरे अमेरिका का नागरिक भी होता है और जिस स्टेट में वो निवास करता है उस स्टेट का नागरिक भी होता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ड्यूअल सिटीजन का, दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। इंडिया के कंटेक्स्ट में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है और आर्टिकल 9 इस बारे में कहता है यदि भारत का कोई नागरिक अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो वह भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। तो सिंगल सिटीजनशिप का प्रोविजन कहां से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। इसका उल्लेख हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहां है? आर्टिकल 9 में है। हालांकि भारत में कुछ नागरिकों के लिए दोहरी नागरिकता की छूट दी गई है, लेकिन वो कुछ देशों और कुछ व्यक्तियों के लिए ही एक्सेप्शन है। अगला है मंत्रिमंडल प्रणाली, कैबिनेट सिस्टम। मंत्रिमंडल प्रणाली भारत के अंदर 1861 के एक्ट से आई थी। भारतीय परिषद अधिनियम, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 से मंत्रिमंडल प्रणाली और पोर्टफोलियो सिस्टम का जन्म हुआ। एक शब्द होता है मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और एक शब्द होता है मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट। मंत्री परिषद का मतलब होता है सारे मंत्री, बड़े मंत्री, छोटे मंत्री, हर प्रकार के मंत्रियों से मिलकर बना समूह मंत्री परिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहलाता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, स्टेट मिनिस्टर और उप मंत्री। मंत्रिमंडल में केवल और केवल कैबिनेट मंत्री आते हैं। जब आप लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पढ़ते हैं, संविधान सभा, तो वहां पर आप लोग पढ़ते हैं कि कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर भारत में संविधान सभा को गठित किया गया। कैबिनेट मिशन को हिंदी में क्या कहते हैं? मंत्रिमंडल मिशन। अब उसे मंत्रिमंडल मिशन क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें मेंबर आए थे, वो ब्रिटेन की सरकार के 3 बड़े कैबिनेट मंत्री थे, इसलिए उस मिशन का नाम पड़ा कैबिनेट या मंत्रिमंडल मिशन। तो मंत्रिमंडल प्रणाली, कैबिनेट सिस्टम का मतलब होता है केवल कैबिनेट मंत्रियों से मिलकर बना समूह मंत्रिमंडल कहलाता है।
अगला है परमाधिकार रिट। हमारे यहां कॉन्स्टिट्यूशन में 5 प्रकार की रिट बताई गई हैं। आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति देता है और आर्टिकल 226 हाई कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति देता है। आजादी से पहले केवल हाई कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति थी और वो हाई कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति हमने ब्रिटेन से अडेप्ट की थी। तो याद रखिएगा कि रिट जारी करने की जो पावर है, रिट जारी करने का जो प्रोविजन है, वो सबसे पहले हाई कोर्ट को मिला था, फिर आगे चलकर आफ्टर इंडिपेंडेंस सुप्रीम कोर्ट को मिला था। और ये रिट जारी करने का प्रोविजन हमने ब्रिटेन से लिया है। ब्रिटेन में इसे परमाधिकार रिट यानी प्रेरोगेटिव रिट कहा जाता है। अगला है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, संसदीय विशेष अधिकार। जो हमारे सांसद होते हैं उन्हें कुछ विशेष अधिकार मिलते हैं। जैसे अच्छा, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का जो मेंशन है वो आर्टिकल 105 में किया गया। जैसे अगर कोई सांसद है, अगर वो संसद में कोई स्टेटमेंट देता है तो न्यायालय उसके खिलाफ कार्यवाही नहीं करेगा। यानी पार्लियामेंट के अंदर उनके द्वारा जो स्पीच दी जाती है, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो आम नागरिकों की तुलना में ज्यादा है। पार्लियामेंट उस पर एक्शन ले सकती है, लेकिन पार्लियामेंट में दी गई स्पीच पर जुडिशरी उस पर कोई कार्यवाही नहीं कर सकती। वही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर पार्लियामेंट से बाहर आकर कोई अभिव्यक्ति करता है, कोई स्टेटमेंट देता है, तब न्यायालय कार्यवाही कर सकता है। पार्लियामेंट की किस कार्यवाही को मीडिया दिखाएगा, कौन नहीं दिखाएगा, कितनी दिखाई जाएगी, यह भी पार्लियामेंट की एक प्रिविलेज मानी जाती है। तो जो सांसदों के पास जो विशेष अधिकार होते हैं वो ब्रिटेन से लिए गए हैं और इसका उल्लेख हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 105 में किया गया। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है, एक पद होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जिसे हम कहते हैं भारत का महान्यायवादी। आर्टिकल 76 में वो मेंशन किया गया है। जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है उसे पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट करने का राइट होता है। वो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग में बोल सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन वोट नहीं डालेगा। वो पार्लियामेंट की किसी कमेटी की सिटिंग में भी भाग ले सकता है, मेंबर हो सकता है, लेकिन वोट नहीं डालेगा क्योंकि वो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं होता। अगर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत के महान्यायवादी को संसद की बैठक में पार्टिसिपेट करने का अधिकार है, तो जब वो संसद की बैठक में पार्टिसिपेट करता है तो उस अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को भी पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस मिलती हैं। ये वाली बात मैं आपको बताना चाह रहा था। अगला है महान्यायवादी। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, महान्यायवादी का पद भी ब्रिटेन से लिया गया है, लेकिन बहुत बड़ा अंतर है। ब्रिटेन के अंदर जो लॉ मिनिस्टर होता है, कानून मंत्री होता है, वही ब्रिटेन में महान्यायवादी भी होता है। भारत के अंदर विधि मंत्री अलग होता है और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी महान्यायवादी अलग होता है। दोनों पद अलग अलग हैं। ब्रिटेन के अंदर जो लॉ मिनिस्टर होता है वही अटॉर्नी जनरल ऑफ ब्रिटेन भी होता है। तो बेशक हमने ब्रिटेन से महान्यायवादी का पद लिया है, लेकिन उसमें बहुत बड़ा अंतर है। अगला है विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है केशवानंद भारती मामले में और भी बहुत सारे मामलों में कि रूल ऑफ लॉ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है, मूल ढांचा है। विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ की जो कंसेप्ट है वो ब्रिटेन की एक कानून की जानकार थी एवी डाइसी, उन्होंने दिया था। एवी डाइसी ने किताब लिखी थी, उस किताब का नाम था इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उस किताब के अंदर उन्होंने रूल ऑफ लॉ के कंसेप्ट को दिया था, विधि का शासन। विधि के शासन का मतलब कि सब कुछ कानून के अनुसार होगा। और विधि के शासन की एक प्रमुख विशेषता होती है इक्वालिटी बिफोर द लॉ। कानून की नजर में सब बराबर होंगे। अगर कानून के अनुसार शासन होगा तो कानून की नजर में सब बराबर भी होंगे। आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर द लॉ की बात करता है, विधि के समक्ष समता की बात करता है। और विधि के समक्ष समता यानी आर्टिकल 14 रूल ऑफ लॉ का एक पार्ट माना जाता है। रूल ऑफ लॉ की 3 विशेषताएं होती हैं, एक मैंने आप लोगों को अभी बताई, बाकी आप फंडामेंटल राइट के अंदर इस बात को फिर से पढ़ेंगे। अगला है द्विसदनवाद। द्विसदनवाद का मतलब संसद के 2 सदन होना। एक होता है द्वैध शासन
डायरार्की वो अलग होता है। द्विसदनवाद का मतलब संसद के विधायिका के दो सदन होना। जैसे पार्लियामेंट के दो हाउस होते हैं, हाउस ऑफ पीपल, काउंसिल ऑफ स्टेट। स्टेट लेजिस्लेचर के भी दो हाउस हो सकते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा, लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद। तो द्विसदनवाद बाइकैमरलिज्म, सेंटर के अंदर बाइकैमरलिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा आया था। यानी केंद्र के अंदर दो सदनों वाली व्यवस्था की शुरुआत 1919 अधिनियम से हुई थी। राज्यों में दो सदनों वाली व्यवस्था की शुरुआत 1935 के अधिनियम से हुई थी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि बाइकैमरलिज्म यानी द्विसदनवाद का प्रावधान कहां से लिया गया है, तो 1935 पर टिक नहीं करना है, 1919 पर टिक नहीं करना है। इसका सही उत्तर होगा ब्रिटेन। तो ये सारी विशेषताएं हमने कहां से ली है? ब्रिटेन से अडॉप्ट की है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमने एज इट इज अपना लिया, इंडिया के कंटेक्स्ट में चेंजेस कर अपनाया गया है। आगे बात करते हैं। अगला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। एक सवाल पूछा जाता है कि भारत के संविधान पर सबसे ज्यादा प्रभाव किस देश का है या किस अधिनियम का है? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर सबसे ज्यादा जो प्रभाव है वो इस एक्ट का है, अधिनियम 1935। यहां से हमने बहुत सारे प्रावधान लिए, जिसमें पहला प्रावधान है फेडरल स्ट्रक्चर, संघीय व्यवस्था। अब यहां पर कंफ्यूजन क्या होता है? जब हम कहते हैं कि पावरफुल सेंटर वाली फेडरल सिस्टम, तो कनाडा उत्तर आता है। सशक्त केंद्र वाली संघीय व्यवस्था, तब कनाडा उत्तर होता है। लेकिन जब हम केवल संघीय व्यवस्था की बात करते हैं, तब इसका उत्तर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 होता है। इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में यह कहा गया था कि एक ऑल इंडिया फेडरेशन होगा, जो कि ब्रिटिश प्रोविंस, देशी रियासतों और यूनियन टेरिटरी, जो कि आपके कमिश्नरियां हुआ करती थी, उनसे मिलकर बनेगा। तो एक फेडरल सिस्टम का जो प्रोविजन है सेंटर और स्टेट के बीच में, वो हमने 1935 से लिया। दूसरा प्रावधान है राज्यपाल का पद व कार्यालय, यानी गवर्नर का जो पद राज्यों में पाया जाता है वो 1935 से प्रभावित है। लेकिन यहां पर फिर से क्या ध्यान में रखना है कि गवर्नर की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट सेंटर गवर्नमेंट करेगी। यह कनाडा से लिया गया है, लेकिन गवर्नर का एक पद होगा, गवर्नर का एक ऑफिस होगा, वो 1935 के एक्ट से लिया गया। तीसरा है न्यायपालिका का ढांचा, स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी। हमारे यहां इंटीग्रेटेड जुडिशरी पाई जाती है, एकीकृत न्यायपालिका का ढांचा पाया जाता है। इसका मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजमेंट की अपील हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट के फैसलों की अपील सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है। हमारे यहां दोहरी न्यायपालिका नहीं है। ऐसा लग सकता है कि इंडिया में दोहरी न्यायपालिका है, कि राज्यों के अपने कोर्ट है, सेंटर का अपना कोर्ट है। तो ऐसा लग सकता है कि इंडिया में दोहरी न्यायपालिका है, लेकिन दोहरी न्यायपालिका का मतलब होता है कि स्टेट की अपील स्टेट में ही होगी, सेंटर में नहीं होगी। लेकिन इंडिया के अंदर स्टेट हाई कोर्ट की अपील आप सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं, और जब स्टेट की अपील सेंटर में हो सकती है तो उसे कहा जाता है इंटीग्रेटेड जुडिशरी। और ये जो न्यायपालिका का ढांचा है, ये 1935 के अधिनियम से प्रभावित है। अगला है लोक सेवा आयोग। हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, भारत शासन अधिनियम 1919 में लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया था। आगे चलकर एक ली कमीशन बना 1923 में, उसकी रिपोर्ट आई 1924 में, और उसकी रिकमेंडेशन पर 1926 में भारत का पहला लोक सेवा आयोग बना। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में यह कहा गया था कि 3 लोक सेवा आयोग होंगे। एक सेंटर के लिए होगा, जिसे कहा जाएगा फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, संघीय लोक सेवा आयोग, जैसे वर्तमान में हम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कहते हैं। प्रत्येक स्टेट के लिए स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होगा, और 2 या 2 से अधिक स्टेट अपने लिए ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन भी बना सकते हैं। तो इंडिया के अंदर जो आर्टिकल 315 में लोक सेवा आयोग का प्रावधान है, वो कहां से लिया गया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। कल मैंने बताया था कि एक भाग है भाग 14। भाग 14 के 2 चैप्टर है। चैप्टर 1 सर्विसेज के बारे में बताता है, और चैप्टर नंबर 2 लोक सेवा आयोग के बारे में बताता है। और लोक सेवा आयोग के प्रोविजन कहां है? 315 से 323 इंटरलिंक करना है।
कल का वीडियो अगर नहीं सुना है अच्छे से वापस से सुनिएगा कि लोक सेवा आयोग का प्रावधान कहां से लिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। लोक सेवा आयोग का प्रोविजन कहां है कॉन्स्टिट्यूशन में, पार्ट 14 चैप्टर नंबर 2 और आर्टिकल 315 से 323। अब आते हैं आपातकालीन उपबंध, इमरजेंसी प्रोविजन। इमरजेंसी प्रोविजन प्रेजेंट में किस पार्ट में है, कल पढ़ा था भाग 18 अनुच्छेद 352 से 360 इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में बताता है। और इमरजेंसी प्रोविजन कहां से लिए हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 से, जर्मनी से नहीं। आपातकाल में जब फंडामेंटल राइट को सस्पेंड किया जाता है, उस समय के लिए छीना जाता है, वो हमने जर्मनी से लिया है। लेकिन इमरजेंसी प्रोविजन हमने कहां से लिए हैं, 1935 से। अगला है शक्तियों के वितरण की 3 सूचियां, इंग्लिश में हम इसे कहेंगे शक्तियों का विभाजन, डिवीजन ऑफ पावर। अब यहां पर 2 कंसेप्ट को समझ लीजिए, एक होता है डिवीजन ऑफ पावर और एक होता है सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर को हिंदी में कहेंगे शक्तियों का पृथक्करण, यानी जो शासन के 3 अंग हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, इन तीनों की शक्तियों का अलग अलग होना, इसे कहते हैं सेपरेशन ऑफ पावर। डिवीजन ऑफ पावर क्या होता है, भारत सरकार के कार्यों को अलग अलग सूची में, अलग अलग लिस्ट में डिवाइड करना, इसको कहते हैं डिवीजन ऑफ पावर, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 7 शेड्यूल में बताया गया है। 7 शेड्यूल क्या बताती है, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में। अब मैं अगर सवाल आपसे पूछूं कि संघ सूची के विषयों पर संसद कानून बनाएगी, राज्य सूची के विषयों पर राज्य कानून बनाएंगे, कॉन्करेंट यानी समवर्ती सूची के विषयों पर सेंटर और स्टेट दोनों लॉ बना सकते हैं, ये कहां लिखा है? ये कहां लिखा है कि यूनियन पर पार्लियामेंट, स्टेट पर स्टेट लेजिस्लेचर और कॉन्करेंट पर पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर दोनों कानून बना सकते हैं? ये कहां लिखा है? क्या ये 7 शेड्यूल में लिखा है? नहीं, ये लिखा गया है आर्टिकल 246 में। जो बात ये जो मैंने बोली ये 246 में है। 7 शेड्यूल केवल एक लिस्ट बताती है कि यूनियन में, स्टेट में, कॉन्करेंट में कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे। जब हम लोग शेड्यूल पढ़ेंगे तब वहां पर मैं एक बार फिर से क्लैरिफाई करूंगा, आर्टिकल 246 को याद रखिएगा। जब हम कहते हैं कि समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट का प्रोविजन ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, और यहां पर हम पढ़ते हैं कि शक्तियों के वितरण की 3 सूचियां हमने 1935 से ली है। आपको इस बात को समझना है, डिवीजन ऑफ पावर का जो कंसेप्ट है कि भारत सरकार के कार्यों को 3 अलग अलग सूचियों में बांटना, ये हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया, लेकिन कॉन्करेंट लिस्ट का प्रोविजन हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया। अगला है राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। कल आप लोगों ने पढ़ा था, उम्मीद करता हूं याद होगा। राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 123। आर्टिकल 123 किस पार्ट में है? भाग 5 में है। किस चैप्टर में है? भाग 5 के चैप्टर नंबर 3 में आर्टिकल 123 है, जो प्रेसिडेंट की लेजिस्लेटिव पावर के बारे में बताता है, जिसे ऑर्डिनेंस पावर कहते हैं। प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस पावर हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ली गई है। भारत में वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम से मिली? 1861। लेकिन प्रेसिडेंट को अध्यादेश जारी करने की शक्ति 1935। गवर्नर को ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति आर्टिकल 213। अगला है सीएजी। यह भी आप लोगों ने पढ़ा था, याद कीजिए कल का लेक्चर। सीएजी के प्रोविजन कहां है? पार्ट 5 चैप्टर नंबर 5 आर्टिकल 148 से 151। तो सीएजी के जो प्रोविजन है, सीएजी का जो पद है, वो भी कहां से लिया गया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अगला है सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान। थोड़ा बहुत आप लोगों ने कभी ना कभी पढ़ा होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। वहां पर हम लोग पढ़ते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1935 में संघीय न्यायालय का, फेडरल कोर्ट का प्रोविजन था। 1 अक्टूबर 1937 को संघीय न्यायालय बना, और वही संघीय न्यायालय आगे चलकर आफ्टर इंडिपेंडेंस सुप्रीम कोर्ट बन गया। तो इसलिए कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो प्रोविजन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के
फेडरल कोर्ट संघीय न्यायालय से प्रभावित है। अगला है रिजर्व बैंक की स्थापना। रिजर्व बैंक जो स्थापित किया गया वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से किया गया। और उसके बाद आता है अनुदेश प्रपत्र, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन। हमारे यहां डीपीएसपी का प्रोविजन कहां से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है, लेकिन हमारे यहां डीपीएसपी आयरलैंड से भी प्रभावित है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 भारत शासन अधिनियम 1935 में वायसराय के द्वारा राज्यों के गवर्नरों को कुछ डायरेक्शन दी गई थी, उन्हें कहा जाता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ब्रिटेन की महारानी के द्वारा भारत सरकार को कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई थी, उसे कहा जाता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन। और यही आगे चलकर डीपीएसपी में भी शामिल हुए। तो याद रखिएगा कि अनुदेश प्रपत्र आगे चलकर डीपीएसपी बनते हैं, आयरलैंड वाले डीपीएसपी बनते हैं। और ये जो प्रोविजन है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भारत शासन अधिनियम 1935 से प्रभावित है। बहुत सारे प्रावधान इस अधिनियम से लिए गए हैं, इसलिए कहते हैं कि भारत के संविधान पर सबसे ज्यादा प्रभाव इसी अधिनियम का है। अब आते हैं आयरलैंड। आयरलैंड से सबसे पहले क्या लिया गया है? डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। कल आप लोगों ने पढ़ा था कि डीपीएसपी कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में है? पार्ट 4 आर्टिकल 36 से 51। कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। दूसरा, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति। अच्छा, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति को क्या कहते हैं? राष्ट्रपति के इलेक्शन मेथड को क्या कहते हैं? ऑप्शन दूं? अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, या फिर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, या इक्वल प्रोपोर्शनल वोट। ए और बी दोनों सही है, ना एक सही है ना दो सही है। इसका सही उत्तर आएगा सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अनुपातिक प्रतिनिधित्व कोई पद्धति नहीं है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व का मतलब होता है कि राष्ट्रपति का चुनाव वही कैंडिडेट जीतेगा जो एक निर्धारित कोटा प्राप्त करेगा, जो कि टोटल वैलिड वोट का आधा प्लस एक होता है। लेकिन राष्ट्रपति के इलेक्शन मेथड को क्या कहते हैं? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। प्रेसिडेंट में आप लोग पढ़ेंगे तो याद रखिएगा राष्ट्रपति का जो इलेक्शन पद्धति है, मेथड है, वो आयरलैंड से लिया गया। अगला है राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन। राज्यसभा में कितने सदस्यों को नॉमिनेट किया जाता है? 12। कौन नॉमिनेट करता है? प्रेसिडेंट करता है। ये 12 लोग कौन होते हैं? जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा यानी आर्ट, साइंस, लिटरेचर, सोशल सर्विस का अनुभव हो या ज्ञान हो। राज्य विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्टेट के अंदर जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है उसमें कितने सदस्यों को नॉमिनेट किया जाता है? यहां 12 है, वहां कितना होगा? 1/6। यहां प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर रहा है, वहां कौन नॉमिनेट करेगा? गवर्नर। यहां पर 4 योग्यताएं थी, आर्ट, साइंस, लिटरेचर, सोशल सर्विस, कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा। वहां पर ये चारों हैं, लेकिन एक नया इंक्लूड हो जाएगा, उसे कहेंगे सहकारिता। कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा और सहकारिता, कोऑपरेटिव। यहां पर 12, वहां पर 1/6, यहां पर राष्ट्रपति, वहां पर गवर्नर, यहां पर कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा 4 आधार, वहां पर 5। बहरहाल यहां पर याद रखिएगा कि राज्यसभा में जो 12 सदस्यों को नॉमिनेट किया जाता है, यह प्रोविजन कहां से लिया गया है? आयरलैंड से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमेरिका से क्या लिया गया? जितने भी न्यायपालिका से जुड़े प्रावधान हैं, जुडिशरी से जुड़े हुए प्रावधान हैं, वो हमने न्यायपालिका से लिए, अमेरिका से लिए। जुडिशरी न्यायपालिका से जुड़े सारे प्रावधान हमने कहां से लिए हैं? अमेरिका से। 2 को छोड़कर, वो 2 याद रखने हैं। एक तदर्थ न्यायाधीश, एडहोक जज का प्रोविजन अमेरिका से नहीं, ब्रिटेन, फ्रांस से लिया गया है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट का एडवाइजरी एडजुक्शन, सुप्रीम कोर्ट से जो राष्ट्रपति आर्टिकल 143 के तहत एडवाइज लेता है, वो अमेरिका से नहीं लिया गया। तो कहां से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। तो याद रखिएगा 2 प्रोविजन याद रखने हैं। एडहोक जज का प्रोविजन अमेरिका से नहीं, फ्रांस से। उच्चतम न्यायालय से जो एडवाइजरी ली जाती है वो अमेरिका से नहीं बल्कि कनाडा से। बाकी
सुप्रीम कोर्ट के जो भी प्रोविजन है वो सारे के सारे हमने कहां से लिए? अमेरिका से। अच्छा, रिट जारी करने की शक्ति ब्रिटेन से, इस चीज को याद रखिएगा। तो सबसे पहले फंडामेंटल राइट लिए गए हैं अमेरिका से। फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में है? पार्ट 3 आर्टिकल 12 से 35। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, कहां से? अमेरिका से। जुडिशियल रिव्यू का प्रिंसिपल कहां से? अमेरिका से। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल रिव्यू, PIL, जुडिशियल एक्टिविज्म, ये सारे प्रोविजन कहां से? अमेरिका से। उपराष्ट्रपति का पद, वाइस प्रेसिडेंट का जो पद है वो कहां से लिया गया है? अमेरिका से। एक बार सवाल भी आया था कि भारत और अमेरिका के उपराष्ट्रपति की तुलना करें। ठीक है, अगला है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को हटाया जाना। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को हटाने की जो प्रक्रिया है वो भी अमेरिका से ली गई है। राष्ट्रपति पर महाभियोग, इंपीचमेंट प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट, कहां से? अमेरिका से। तो ये सारे प्रावधान, जुडिशियल रिव्यू, PIL, जुडिशियल एक्टिविज्म, वाइस प्रेसिडेंट का पद, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को हटाना, इंपीचमेंट प्रेसिडेंट का, जुडिशियल इंडिपेंडेंस, फंडामेंटल राइट, वाइस प्रेसिडेंट, ये सारे प्रोविजन कहां से? अमेरिका से। लेकिन एडहोक जज का प्रोविजन फ्रांस से। हाई कोर्ट को जो रिट जारी करने की शक्ति मिली थी आजादी से पहले, क्योंकि आजादी के बाद सुप्रीम कोर्ट को मिली है, आजादी से पहले केवल हाई कोर्ट को ही रिट जारी करने की शक्ति थी, तो ब्रिटेन। अगला है कनाडा। कनाडा से सबसे पहले क्या लिया गया है? फेडरल सिस्टम विद ए स्ट्रॉन्ग सेंटर, सशक्त केंद्र वाली संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था का प्रावधान 1935, लेकिन सशक्त केंद्र, पावरफुल सेंटर वाला जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो कनाडा। अगला है अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, रेजिड्यूशरी पावर, आर्टिकल 248। याद रखिएगा, रेजिड्यूशरी प्रोविजन का, रेजिड्यूशरी पावर का प्रोविजन कहां है? आर्टिकल 248। अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का राइट किसको है? सेंटर को। आजादी से पहले, आफ्टर, बिफोर इंडिपेंडेंस, रेजिड्यूशरी पावर पर लॉ बनाने का अधिकार किसको था? वायसराय। जो देश पूरी तरह से फेडरल होते हैं वहां पर रेजिड्यूशरी पावर का राइट किसके पास होता है? स्टेट गवर्नमेंट के पास। अमेरिका के अंदर अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार स्टेट को होता है, लेकिन इंडिया में किसके पास है? सेंटर के पास। क्यों है? क्योंकि हमने एक पावरफुल सेंटर को एस्टैब्लिश किया है, सशक्त केंद्र वाली संघीय व्यवस्था है जो कनाडा से ली गई है, इसलिए रेजिड्यूशरी विषय भी कनाडा से लिए गए हैं। अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों को नहीं, सेंटर को दिया गया है। क्यों? क्योंकि हमने कनाडा से ली प्रोविजन लिया है। आजादी से पहले किसके पास था? वायसराय। अमेरिका में किसके पास है? या फेडरल देशों में किसके पास होता है? स्टेट। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा आर्टिकल है? 248। अवशिष्ट विषय क्या होते हैं? कूड़ा। अवशिष्ट क्या होता है? बचा हुआ माल, जो हम किसी भी लिस्ट में मेंशन नहीं कर पाए, यूनियन स्टेट कॉन्करेंट लिस्ट में मेंशन नहीं कर पाए, उन विषयों को जिन्हें तय कर पाना संभव नहीं है, उन्हें कहा जाता है रेजिड्यूशरी विषय। केंद्र के द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति। राज्यपाल का पद कहां से लिया गया है? 1935, लेकिन राज्यपाल की नियुक्ति सेंटर करेगा, यह प्रोविजन कहां से है? कनाडा। अब यहां पे ध्यान से समझो, पहला, दूसरा, तीसरा, कनाडा के तीनों प्रोविजन एक साथ याद रखने। कनाडा से क्या लिया गया है? पावरफुल सेंटर। अब पावरफुल सेंटर का मतलब अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को, पावरफुल सेंटर। राज्यपाल की नियुक्ति करना, सेंटर का राइट, पावरफुल सेंटर। और चौथा, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय। आर्टिकल 143 बारे में है। आर्टिकल 143 कहता है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट के सारे प्रोविजन कहां से हैं? अमेरिका से, 2 को छोड़कर, 3 को छोड़कर। एडहोक जज फ्रांस, सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस कनाडा, परमाधिकार रिट ब्रिटेन, बाकी सारे प्रोविजन सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी के कंटेक्स्ट में अमेरिका। अब ये सुप्रीम कोर्ट का एडवाइजरी एडजुक्शन क्या होता है? प्रेसिडेंट आर्टिकल 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से 2 मामलों में एडवाइस ले सकता है। पहला, कोई भी पब्लिक इंटरेस्ट का मामला, और दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने से पहले जो ट्रीटीज एग्रीमेंट हुए थे, 2, ये 2 मामले। तीसरी बात,
जो संविधान के लागू होने से पहले संधि समझौते हुए थे उस पर सुप्रीम कोर्ट को एडवाइस देना कंपलसरी है, लेकिन जो पब्लिक इंटरेस्ट का मामला है उस पर सुप्रीम कोर्ट एडवाइस दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता। अगर मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने एडवाइस दी तो क्या प्रेसिडेंट उसको मानने के लिए बाध्यकारी है? नहीं। दो मामले, एक पर देगा, दूसरे पे दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता। अगर एडवाइस दी जाती है तो प्रेसिडेंट उसको मानने के लिए बाध्यकारी नहीं। पांचवी बात, जब भी सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस मांगी जाती है 143 के तहत तो बंद कमरे में नहीं, खुले में दी जाती है, खुली कार्रवाई होती है, गुप्त कार्रवाई नहीं होती। और जब सुप्रीम कोर्ट 143 के तहत एडवाइस देता है तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठती है, संवैधानिक पीठ, कम से कम 5 न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर वो एडवाइस देंगे, केवल मुख्य न्यायाधीश एडवाइस नहीं देगा। तो ये प्रोविजन कनाडा से लिए गए। अगला है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से अभी थोड़ी देर पहले बताया था कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से, लेकिन डिवीजन ऑफ पावर कहां से? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत शासन अधिनियम 1935। तो समवर्ती सूची का प्रावधान, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। अच्छा, ये ज्वाइंट सेशन नहीं है, ज्वाइंट मीटिंग भी नहीं है, क्या है? ज्वाइंट सिटिंग। सिटिंग अलग होता है, मीटिंग अलग होता है, सेशन अलग होता है, तीनों अलग अलग होते हैं। एक बार मैंने यूट्यूब पे लेक्चर भी डाला है कि मीटिंग, सीटिंग, सिटिंग और सेशन में क्या डिफरेंस होता है, तो चाहे तो वहां पर भी देख सकते हैं। लेकिन यहां पर ध्यान में रखिएगा, बैठक को इंग्लिश में कहा जाता है सिटिंग, मीटिंग नहीं कहा जाता, सेशन नहीं कहा जाता। कई बार बोल दिया जाता है तो संयुक्त बैठक को इंग्लिश में कहेंगे ज्वाइंट सिटिंग। संसद के दोनों सदन, लोकसभा राज्यसभा की एक साथ बैठक ज्वाइंट सिटिंग कहलाती है। कौन सा आर्टिकल? 108। कौन बुलाएगा? राष्ट्रपति बुलाएगा। अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष करेगा, उपाध्यक्ष नहीं है तो राज्यसभा का उपसभापति करेगा, क्योंकि राज्यसभा का सभापति राज्यसभा का मेंबर नहीं होता। कहां से? ऑस्ट्रेलिया से। तीसरा, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। अब याद करिएगा, कल बताया था, कल कौन सा पार्ट था जो मैंने बताया था कि एक राज्य अगर दूसरे राज्य के साथ व्यापार करता है पूरी आजादी है, लेकिन अगर स्टेट दूसरे स्टेट के साथ व्यापार पर रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहता है तो कैसे होगा? तो ये प्रोविजन भी हमने कहां से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से। कल का लेक्चर सुनिएगा। अगला है जर्मनी का वाइमर संविधान। अच्छा, जर्मनी के संविधान को वाइमर संविधान क्यों कहते हैं? क्योंकि जर्मनी का एक शहर है, एक सिटी है वाइमर। उस वाइमर सिटी में जर्मनी की संविधान सभा की बैठक होती थी और वहीं पर जर्मनी का संविधान तैयार हुआ, इसलिए जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन को वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। यहां से क्या लिया गया है? आपातकाल जब लगता है, नेशनल इमरजेंसी, तो नेशनल इमरजेंसी में फंडामेंटल राइट को सस्पेंड किया जा सकता है 20 और 21 को छोड़कर। तो आपातकाल में जो मूल अधिकारों को सस्पेंड किया जाता है, यह प्रोविजन हमने कहां से लिया? जर्मनी से। कल मैंने बताया था सस्पेंशन और रिस्ट्रिक्शन में अंतर होता है। सस्पेंड करना फंडामेंटल राइट को प्रेसिडेंट का राइट है, लेकिन फंडामेंटल राइट को रिस्ट्रिक्ट करना, पाबंदियां लगाना, यह पार्लियामेंट का राइट है। और यहां पर क्या है? सस्पेंशन। कब? इमरजेंसी में। किसका? फंडामेंटल राइट का। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 20 और 21 को छोड़कर सभी फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो सकते हैं। कौन करेगा? प्रेसिडेंट। कहां से लिया गया? जर्मनी से। और यहां पर दिलचस्प बात है, एक होता है मूल अधिकारों का सस्पेंड होना, फंडामेंटल राइट का सस्पेंड होना, और एक दूसरा होता है फंडामेंटल राइट के इंप्लीमेंट का सस्पेंड होना। तो जब हम प्रेसिडेंट की इमरजेंसी पावर पढ़ेंगे तो वहां पढ़ेंगे। अगला है रशिया से क्या लिया? रशिया पहले भूतपूर्व सोवियत संघ हुआ करता था, तो उससे पहले हमने लिया फंडामेंटल ड्यूटी का प्रोविजन, वहां से लिया है। फंडामेंटल ड्यूटी कौन सा भाग है? पार्ट 4A, आर्टिकल 51A। किस अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया? 42nd अमेंडमेंट के द्वारा। किसकी रिकमेंडेशन पर? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की रिकमेंडेशन पर। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने कितने फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ने की बात कही थी? 8। हमने कितने जोड़े? 10। वर्तमान में कितने हैं? 11। 11वां मूल कर्तव्य किसकी रिकमेंडेशन पर जोड़ा गया? 86 अमेंडमेंट। 86 अमेंडमेंट किसकी रिकमेंडेशन पर हुआ? ये आप लोग बताएंगे, ठीक है, मैं फंडामेंटल ड्यूटी में बताऊंगा। अगला है प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का आदर्श। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में
संविधान के 4 उद्देश्य बताए गए। पहला न्याय जस्टिस, दूसरा स्वतंत्रता लिबर्टी, तीसरा इक्वालिटी समता और चौथा फर्टिनिटी। तो हमारे यहां इन 4 उद्देश्यों में से जो न्याय का उद्देश्य है, कौन सा? न्याय। और न्याय कितने प्रकार के? 3, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल। तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की जो अवधारणा हमारे संविधान में है, प्रियम्बल में है, सॉरी, वो हमने कहां से ली है? सोवियत संघ से। अगला फ्रांस का संविधान, दक्षिण अफ्रीका, जापान। फ्रांस के संविधान से क्या लिया है? पहला रिपब्लिकन स्ट्रक्चर, यानी जो राष्ट्र का अध्यक्ष है वो वंशानुगत नहीं होगा, बाप के बाद बेटा नहीं होगा, बल्कि जनता के द्वारा इनडायरेक्ट तरीके से चुना जाए। दूसरा स्वतंत्रता, समता और बंधुता का आदर्श। कॉन्स्टिट्यूशन के 4 ऑब्जेक्टिव हैं, न्याय, जस्टिस, स्वतंत्रता, लिबर्टी, समता, इक्वालिटी, बंधुता, फर्टिनिटी। इसमें से जो न्याय का आदर्श है वो कहां से लिया गया है? रशिया से। लेकिन बाकी जो 3 ऑब्जेक्टिव हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, लिबर्टी, इक्वालिटी और फर्टिनिटी, ये कहां से लिया है? फ्रांस से। कलेक्टर का पद, हमारे यहां जो कलेक्टर का पद है, हर कोई आईएएस बनना चाहता है, ये कहां से है? फ्रांस से। एडहोक जज का प्रोविजन कहां से है? फ्रांस से। दक्षिण अफ्रीका, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करने का जो प्रोसेस है कैसा है? कठोरता व लचीलेपन का मिश्रण, मिक्सचर ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी। अमेरिका का संविधान कैसा है? रिजिड, कठोर। ब्रिटेन का संविधान कैसा है? लचीला, फ्लेक्सिबल। लेकिन हमने दोनों से नहीं लिया, दक्षिण अफ्रीका से लिया है, यानी कठोरता व लचीलेपन का मिश्रण। कहां से? दक्षिण अफ्रीका। अगला है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, कंफ्यूज नहीं होना है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, नॉमिनेशन, कौन सा? 12 सदस्य, वो कहां से लिया है? कंफ्यूज नहीं होना है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका से है, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन आयरलैंड से है, यह ध्यान रखिएगा। और अगला है जापान, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है। विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, ब्रिटेन। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, जापान। इस आर्टिकल में मेंशन है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 क्या बोलता है? राइट टू लाइफ, जीवन जीने का अधिकार। और उसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को जीवन के जीने के अधिकार से विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अगर हमें किसी व्यक्ति को उसकी लाइफ से वंचित करना है तो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ से ही किया जा सकता है। तो क्या इंडिया में ड्यू प्रोसेस बाय लॉ नहीं है? यथोचित विधि प्रक्रिया का सिद्धांत नहीं है? मेनका गांधी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 1978 में कहा कि विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया में, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ में, यथोचित विधि प्रक्रिया, ड्यू प्रोसेस बाय लॉ का सिद्धांत अंतर्निहित है। क्योंकि हमने ब्रिटेन से नहीं लिया, कहां से लिया है? जापान से। अब इन दोनों में क्या अंतर है ये पढ़ेंगे आप लोग आर्टिकल 21 में। ठीक है, तो आज हम लोगों ने पढ़ा सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप चाहते हैं कि पॉलिटी में आपका एक भी सवाल गलत ना हो, आपकी समझ बेहतर हो, आप इस लेक्चर्स के बाद, पॉलिटी के कंप्लीट लेक्चर के बाद किसी भी स्टेट पीसीएस का एग्जाम दीजिए, यूपीएससी का एग्जाम दीजिए, मैं गारंटी देता हूं कि आप हर सवाल को सही कर आएंगे। लेकिन शर्त क्या है? आपको लेक्चर को 2 बार रिवाइज करना होगा, आपको नोट्स को 2 बार पढ़ना होगा और आपको टॉपिक को इंटरलिंक करना होगा। जैसे आज कल हमने पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, आज हमने सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, आज भी बहुत सारे पार्ट्स का उल्लेख हुआ। आपस में जोड़ोगे तो आसान रहेगा। ठीक है, आज हम लोग इतना ही करेंगे, कल हम लोग करेंगे अगला टॉपिक, और जिसको हम लोग ग्रुप में मैं आपकी सूचना दे दूंगा। मिलते हैं हम लोग कल। जय हिंद, जय भारत।